Hi guys, we're going to start with a new chapter which is the hire purchase. इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे दैट इज व्हाट इज द हायर परचेज, उसके एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द हायर परचेज, फीचर्स क्या होते हैं हायर परचेज के एंड डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज एंड सेल. ठीक है. अब हायर परचेज क्या होता है ना, इट इज अ मेथड ऑफ बाइंग द गुड्स थ्रू इंस्टॉलमेंट मेथड. हमें जो पोजेशन है ना उस गुड्स की, हमें वो साथ ही में ट्रांसफर हो जाएगी. बट लीगल ओनरशिप जो है वो हमें तभी ट्रांसफर होगी जब हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी है. ना फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लैपटॉप लेना था, ठीक है, जिसकी कॉस्ट क्या थी 60,000. मैंने डाउन पेमेंट कर दी 10,000 की, और उसने मुझे सेलर ने बोला कि आपके पास 10 मंथ्स है जिसमें आप अपनी मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 5,000 रुपीज पर मंथ पे कर देना, और लास्ट जब मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगी तो मेरा लैपटॉप वो हो जाएगा. तो 10 मंथ्स जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद ही वो लैपटॉप मेरा माना जाएगा. मैं यूज तो फर्स्ट डे से कर सकती हूँ, बट द ओनरशिप ऑफ दैट लैपटॉप विल बी ट्रांसफर्ड only when the last installment of that laptop has been paid. So I will be using the laptop from the day one, but I will become the legal owner of that laptop only after the last installment, that is after the 10 months. तभी मैं उसकी लीगल ओनर जो है वो बनूंगी. सो इमीडिएट पोजेशन तो मैं ट्रांसफर हो जाती है where the buyer takes the possession of the goods immediately but pays the price in the installments. ठीक है. एंड नेक्स्ट आता है डिलेड ओनरशिप. नाउ व्हाट इज द डिलेड ओनरशिप? ओनरशिप ट्रांसफर्स ओनली व्हेन द फाइनल इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड. नाउ नेक्स्ट वी हैव द की टर्म्स व्हिच आर यूज्ड इन द हायर परचेज एग्रीमेंट. पार्टीज इन्वॉल्व कौन सी होती है? फर्स्ट इज द बायर. द बायर कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स द पोजेशन, हु पेज द इंस्टॉलमेंट्स, दैट इज द बायर, जिसको हम हायरर भी कह देते हैं. एंड हु इज द ओनर? द सेलर और द फाइनेंसर कह सकते हैं, हु इज द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट गुड्स. अब ही विल रिटेन द ओनरशिप अंटिल द पेमेंट कंप्लीशन. जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो जाती, ही विल रिमेन ओनर ऑफ दैट गुड. सेकेंड वी हैव द प्राइसिंग टर्म्स. अब कैश प्राइस क्या होता है? कैश प्राइस इज द प्राइस ऑफ द आइटम इफ पेड इन फुल. जब हमने अप फ्रंट, दैट इज अ बेसिक प्राइस कितना है उस किसी भी प्रोडक्ट का, दैट इज व्हाट द कैश प्राइस इज. हायर परचेज प्राइस कौन सा होता है? दैट इज अ टोटल ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट्स विच इंक्लूड्स द इंटरेस्ट. और जो हायर परचेज प्राइस होता है दैट इज मोर देन द कैश प्राइस, बिकॉज हायर परचेज प्राइस क्या होता है? दैट इज गोइंग टू इंक्लूड द इंटरेस्ट अमाउंट. डाउन पेमेंट कौन सी होती है? दैट इज द इनिशियल अमाउंट विच इज बीइंग पेड बाय द बायर. इंस्टॉलमेंट कौन सी होती है? दैट इज अ मंथली हो सकती है या फिर क्वार्टरली पेमेंट्स, जो पीरियोडिक पेमेंट्स हम करते हैं विच इंक्लूड्स द इंटरेस्ट, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसके अंदर इंक्लूड करके हम क्या कहते हैं उसको? इंस्टॉलमेंट. इंटरेस्ट क्या होता है? दैट इज अ एक्स्ट्रा कॉस्ट ओवर द कैश प्राइस. कैश प्राइस हमने पढ़ा था, दैट इज द बेसिक प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. इंटरेस्ट अगर हम उसके अंदर जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल क्या बन जाता है? दैट इज अ हायर परचेज प्राइस. व्हाट आर द लीगल कॉन्सेप्ट्स इन द हायर परचेज एग्रीमेंट? सबसे पहले आता है रिपोजेशन. ओनर विल टेक बैक द गुड्स इफ हायरर डिफॉल्ट्स. अगर उसने कोई भी डिफॉल्ट करी इन द पेमेंट में, देन सेलर हैज अ राइट टू रीपोजेस द गुड. ही विल टेक देम बैक एज ओनरशिप जो हमारी ट्रांसफर नहीं हुई अभी तक. देन डिफॉल्ट क्या होता है? दैट इज फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट्स. अगर उसने कोई भी नॉन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट करी या फिर कोई भी वायलेशन करी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, देन सेलर क्या करेगा? ही विल सेंड अ लीगल नोटिस टू द बायर ताकि वो रीपोजेस कर सके. देन ऑप्शन टू परचेज क्या है? अब बायर के पास राइट होगा टू ओन द गुड्स. अगर उसने सारी पेमेंट कर दी है, ऑल इंस्टॉलमेंट्स हैव बीन पेड, देन द बायर विल बी हैविंग अ राइट टू परचेज दैट गुड्स. Now, what are the conditions of a valid hire purchase agreement? सबसे पहले आता है documentation requirement, then we have price disclosure, rights and options, legal compliance. अब documentation requirement में क्या होता है कि name and address of the seller buyer आना चाहिए, description of the goods involved होने चाहिए, hire purchase price हमारा क्या रहेगा, total amount कितनी payable है, कितनी installments में हो जाएगी, interest payment कितना रहेगा, cash price क्या है, that is cash price क्या होता है? That is the actual price of the goods. डाउन पेमेंट कितनी रहेगी? दैट इज द अमाउंट व्हिच हैज टू बी पेड इनिशियली एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट. इंस्टॉलमेंट प्लान कैसे रहेगा कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स क्या रहेंगी, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट्स क्या रहेगी, उसके ड्यू डेट्स क्या रहेंगी, इंटरेस्ट रेट हमारा कितना एप्लीकेबल होएगा. ऑप्शन टू परचेज तो हमारी रहेगी, दैट इज द टर्म्स अंडर विच द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर. टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी. रीपोजेशन क्लॉज क्या रहेगा? रीपोजेशन क्लॉज क्या होता है कि राइट्स ऑफ द सेलर इन केस ऑफ द डिफॉल्ट. अगर बायर ने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया लाइक इन द नॉन पेमेंट में, या फिर उसने कोई भी टर्म्स को वायलेट किया, तो उस केस में सेलर के पास क्या राइट रहेगा? वो हमारा रीपोजेशन क्लॉज में आ जाता है. ठीक है. सो एग्रीमेंट जो है हैज टू बी साइंड बाय द बोथ पार्टीज, जिसके अंदर क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स मस्ट बी इन्वॉल्व. अब प्राइस डिस्क्लोजर क्या होता है?
दैट इज मैंडेटरी कि हमारा कैश प्राइस क्या रहेगा, डाउन पेमेंट क्या रहेगी, इंस्टॉलमेंट हम कैसे पे करेंगे, उसके नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी रहेगी, अमाउंट पर इंस्टॉलमेंट कैसे रहेगी, फ्रीक्वेंसी दैट इज कितने पीरियड में हमें हायर परचेज जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है, ठीक है, और कोई भी एडिशनल चार्जेस तो नहीं है. सो देयर हैज टू बी अ ट्रांसपेरेंसी व्हिच विल प्रिवेंट misleading terms in the future. Then we have rights and options of the hirer. अब राइट टू पोजेस क्या है कि इमीडिएटली जो गुड्स है वो हमारे ट्रांसफर तो हो जाएंगे आफ्टर द डाउन पेमेंट हैज बीन मेड. अब वो यूज भी कर सकता है उस गुड्स को. राइट टू परचेज भी रहेगा कि जब उसने सारी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी तो उसके पास एक राइट रहेगा कि वो अब उसका लीगल ओनर बन जाएगा. राइट टू प्री पे भी हो सकता है दैट ही मे रीपे अर्ली एंड सेव द इंटरेस्ट. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में अलाउड है तो वो फुल पेमेंट वो पहले भी कर सकता है ताकि वो जल्दी लीगल ओनर बन जाए. रिपोजिशन राइट्स ऑन द डिफॉल्ट बाय द हायरर वो क्या रहेंगे, ठीक है. देन वी हैव द लीगल कंप्लाइंस. अब लीगल कंप्लाइंस में क्या होता है, डिस्क्लोजर ऑफ द इंटरेस्ट रेट क्या है, पेनल्टीज क्या है, चार्जेस क्या है, कंप्लाइंस विद द लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है इसके अंदर फॉलो होना चाहिए. टर्म्स जो है हमारी अनफेयर नहीं होनी चाहिए. द सेलर मस्ट नॉट रीपोजेस विदाउट द ड्यू प्रोसेस. अगर उसने लीगल नोटिस सर्व नहीं करा टू द बायर तो उसके पास कोई भी राइट नहीं रहेगा कि वो रिपोजेस कर सके अपने गुड्स को, ठीक है. सो दीज आर ऑल द कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर अ वैलिड हायर परचेज एग्रीमेंट. तो बेसिकली हमने इसमें क्या देखा है, दैट पार्टीज जो इन्वॉल्व है उनकी सब डिटेल्स होनी चाहिए, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स होना चाहिए, कैश प्राइस क्या है, डाउन पेमेंट कितनी रहेगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कैसे रहेंगी, राइट्स एंड ऑप्शंस ऑफ द हायरर क्या रहेंगे, ऑफ द सेलर क्या रहेंगे. हमें लीगल कंप्लाइंस तो करना ही पड़ेगा, लाइक पेनल्टीज हमें क्या पे करनी पड़ेगी इन केस ऑफ द डिफॉल्ट, ठीक है. रिपोजिशन कैसे करेंगे हम. सो दीज ऑल आर द कंडीशंस ऑफ अ वैलिड हायर परचेज एग्रीमेंट. नाउ व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट. सबसे पहले आता है इमीडिएट पोजेशन, देन वी हैव फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन राइट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क. अब इमीडिएट पोजेशन में क्या होता है, दैट बायर विल गेट द इमीडिएट पोजेशन ऑफ द एसेट आफ्टर पेइंग द डाउन पेमेंट. फिर उसके बाद बायर जो है वो यूज कर सकता है उस एसेट को एज इफ ही ओन्स दैट एसेट. देन वी हैव द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर. अब डाउन पेमेंट उसको करनी पड़ती है, दैट इज इनिशियल लमसम पेमेंट उसको कितनी करनी पड़ेगी व्हाइल एंटरिंग इनटू द हायर परचेज एग्रीमेंट. इंस्टॉलमेंट्स में हमें जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करनी पड़ती है. हायर परचेज प्राइस कितना रहेगा, दैट इज द टोटल ऑफ ऑल द पेमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स द डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स द इंटरेस्ट एज वेल. इंटरेस्ट कंपोनेंट कितना रहेगा उसके अंदर, एंड ओनरशिप जब वो ट्रांसफर होगी ओनली आफ्टर द फुल पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स. Then we have protection rights. अब protection rights में क्या है, now he has the right to possess and use. Now buyer जो है ना, now he can use the goods during the agreement term. He has right to purchase, but he doesn't have the obligation. उसके ऊपर obligation नहीं है कि उसको asset को purchase ही करना पड़ेगा जब उसने सारी installment जो है वो pay कर दी है. Now he has a right to terminate as well. Now buyer जो है ना वो return कर सकता है अपने asset को और वो end भी कर सकता है contract. दो early termination की जो penalties है वो apply करेगी, ठीक है. Now he has a right to prepay. अब प्रीपे का क्या मतलब है कि वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जल्दी पे कर सकता है ताकि जो उसकी इंटरेस्ट सेविंग्स हो सके. देन ही हैज अ राइट टू द ट्रांसपेरेंसी. अब ट्रांसपेरेंसी भी इसके अंदर होनी चाहिए, दैट ही मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग क्या प्राइस रहेगा, क्या इंटरेस्ट रहेगा और रीपोजिशन के रूल्स क्या रहेंगे, ठीक है. नाउ लास्ट वी हैव दैट इज अ लीगल फ्रेमवर्क. अब लीगल फ्रेमवर्क में क्या होता है, now this contract जो है ना, it is being governed by the contract law, so it has to clearly mention all the terms like cash price कितना रहेगा, high purchase price कितना रहेगा, payment terms कैसी रहेंगी, interest rate कैसा रहेगा, option to purchase है भी कि नहीं, default and repossession terms क्या है, repossession clause क्या रहेगा. So these all are the features of the hire purchase agreement. Now what are the advantages of the hire purchase. सबसे पहले आता है financial accessibility, cash flow benefits and usage and the flexibility. अब फाइनेंशियल एक्सेसिबिलिटी में क्या होता है, देयर इज नो नीड टू पे फुल प्राइस अपफ्रंट और हमें इमीडिएटली पोजेशन ऑफ द एसेट जो है वो ट्रांसफर हो जाती है बिकॉज फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स रहती है. वी हैव फ्लेक्सिबल टर्म्स, जो हमारी टर्म्स है ना वो हमारी कस्टमाइज कर सकते हैं हम, लाइक टेन्योर हो गया, इंस्टॉलमेंट अमाउंट हो गई या फिर डाउन पेमेंट. नाउ दीज ऑल टर्म्स कैन बी कस्टमाइज्ड. इट हेल्प्स द इंडिविजुअल्स और बिजनेस टू अफोर्ड द एक्सपेंसिव एसेट्स. अगर हमारे पास लिमिटेड फंड्स है तो हम थ्रू हायर परचेज कोई भी एसेट को परचेज कर सकते हैं. देन कैश फ्लो बेनिफिट्स कैसे रहता है, इट हेल्प्स अस इन द बजटिंग बिकॉज फिक्स्ड मंथली इंस्टॉलमेंट जाती है इसके अंदर विच विल हेल्प इन प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑल द फाइनेंसेस. तो कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है वो हमारी इजी हो जाती है, ठीक है. अब इट कैन बिल्ड द क्रेडिट हिस्ट्री. अब क्रेडिट हिस्ट्री कैसे बनती है, अगर हमने टाइमली पेमेंट्स ऑफ द हायर परचेज कर दी ना,
सो इट कैन बिल्ड अ गुड क्रेडिट स्कोर, हमारी क्रेडिट स्कोर काफी अच्छी हो जाती है. इट इज ऑफन इजियर टू obtain than द बैंक लोन. अब हायर परचेज जो है ना, इट इज वेरी easy than compared to the बैंक लोन, बिकॉज बैंक लोन में बहुत ज्यादा कंप्लाइंसेस रहते हैं. यूसेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रहता है, इट अलाउज यूसेज ऑफ द गुड्स ड्यूरिंग द पेमेंट पीरियड. अब हमने, अगर हमारा हायर परचेज इज फॉर 1 ईयर, तो उससे पहले ही, हम अभी लीगल ओनर नहीं भी बने, उससे पहले ही हम उस एसेट को जो है वो यूज कर सकते हैं. सो टर्म्स जो है इसके अंदर निगोशिएट हो सकती है. देन एट द लास्ट वी हैव द ऑप्शन टू बाय दैट एसेट आफ्टर द फुल पेमेंट. सो these all are the advantages of the hire purchase. Now what are the disadvantages of the hire purchase? सबसे पहले है higher cost, value considerations, ownership risk, financial constraints. अब नो ओनरशिप अंटिल द फाइनल पेमेंट हैज बीन मेड. द बायर जो है ना, वो लीगली ओनर नहीं बन सकता जब तक उसे सारी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं करती. देन हायर परचेज में क्या होता है, नाउ इट कैन बिकम वेरी कॉस्टलियर देन द कैश परचेज, बिकॉज इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट पेमेंट, फाइनेंस चार्जेस हो सकते हैं, या फिर कोई और लीगल फीस पे हमने करनी होती है. सो इन दिस केस इट बिकम्स कॉस्टलियर देन द कैश परचेज. रिस्क ऑफ रीपोजिशन कैसे रहेगा, अगर बायर ने कोई भी डिफॉल्ट कर दी इन द पेमेंट, तो सेलर के पास एक राइट होगा दैट ही कैन रीपोजेस द एसेट, और जो उसने पहले इंस्टॉलमेंट्स पे करी होंगी वो सब वेस्ट हो जाएगी. देन डेफिनेटली डाउन पेमेंट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अ लंप सम डाउन पेमेंट इज ऑफन मैंडेटरी एट द स्टार्ट. ठीक है. लिमिटेड यूज राइट्स कैसे रहेंगे, बिकॉज बायर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर द आइटम ड्यूरिंग द हायर पीरियड एज ही लीगली डज नॉट ओन दैट एसेट. अब बायर जो है ना, उसको वो सेल नहीं कर सकता है, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता उस एसेट को, बिकॉज उसके पास ओनरशिप ही नहीं है. देन हायर फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है हमारे पास लॉन्ग टर्म में, बिकॉज पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स में लुक इजी, बट इन द लॉन्ग रन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट अमाउंट. तो कैश परचेज प्राइस से काफी ज्यादा ये एक्सपेंसिव हो जाता है. उसके बाद बहुत ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज रहती है इसके अंदर, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. पेनल्टीज तो डेफिनेटली एक बायर को पे करनी पड़ेगी इफ ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. अगर उसने कैंसिल कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर उसने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट टर्म्स में, तो उसको पेनल्टीज बहुत ज्यादा पे करनी पड़ सकती है. देन मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहेगी, इवन विदाउट द ओनरशिप जो बायर है ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द रिपेयर्स ऑफ दैट एसेट. अब इम्पैक्ट ऑन क्रेडिट स्कोर भी कैसे आएगा, अगर उसने कोई भी डिफॉल्ट कर दिया या फिर कोई भी मिस कर दी पेमेंट को, नाउ इट कैन नेगेटिवली अफेक्ट द बायर्स की क्रेडिट हिस्ट्री को. क्रेडिट स्कोर जो है उससे हमारी खराब हो सकती है. देन लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, एज वी सेड द लीगल फॉर्मेलिटीज हो गया और डॉक्यूमेंटेशन का, ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो सकता है इन केस ऑफ द हायर परचेज. ठीक है. सो हाई कॉस्ट हमने क्या देखा, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट जो है इट कैन बिकम हायर दैन द कैश परचेज. हिडन फीस इसके अंदर काफी इन्वॉल्व हो सकती है. वैल्यू कंसिडरेशन में क्या होता है, दैट इज इट इज नॉट आइडल फॉर द गुड्स दैट क्विकली लूज द वैल्यू, जो जल्दी से डेप्रिशिएट हो जाते हैं उसके लिए ये अच्छा नहीं रहेगा. ओनरशिप रिस्क में क्या है, ओनरशिप जो है हमारी डिले हो जाती है अंटिल द फुल पेमेंट हैज बीन मेड. गुड्स मे बी रीपोजेस्ड इफ पेमेंट्स डिफॉल्ट. डेप्रिसिएशन रिस्क जो है हैज टू बी बोर्न बाय द बायर आफ्टर द पोजेशन. Financial constraints कैसे है, that fixed installment commitments can strain the finances. Early termination can lead to loss of the money paid. So these all are the disadvantages of the hire purchase. Now what is the difference between the hire purchase and the installment purchase? Hire purchase कौन सी होती है, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है only after the last installment has been paid, और installment purchase में जो immediately ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो जाती है. सो हायर परचेज में हम फ्यूचर में ओनर बनते हैं और इंस्टॉलमेंट परचेज में हम इमीडिएटली ओनर बन जाते हैं. सो फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव हमने सारे पॉइंट्स जो है वो रीड करने हैं. इट इज अ कंडीशनल सेल विद ऑप्शन टू परचेज रहती है, इसमें हमारी एब्सोल्यूट सेल हो जाती है. ओनर कैन रीपोजेस द गुड्स ऑन द डिफॉल्ट, इसमें कोई भी रीपोजेशन राइट्स नहीं रहते, बिकॉज ओनरशिप ही ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी हुई है. अब हायरर कैन रिटर्न द गुड्स बिफोर द लास्ट पेमेंट, इसमें हम रिटर्न कर सकते हैं, इसमें हम रिटर्न नहीं कर सकते. सेलर विल बेयर ऑल द रिस्क अंटिल द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर, क्योंकि जब तक हायर परचेज पीरियड खत्म नहीं हो जाता है तब तक सेलर विल रिमेन ओनर ऑफ दैट एसेट. इसमें बायर जो है उसी को सारे रिस्क जो है वो बेयर करने पड़ेंगे. डेप्रिसिएशन जो है इट हैज टू बी क्लेम्ड ओनली आफ्टर द ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. डेप्रिसिएशन जो है इसमें हम इमीडिएटली क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हम ओनर बन चुके हुए हैं. डिफॉल्ट एक्शन इज द रिपोजिशन, इसमें लीगल एक्शन रहता है. हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द लास्ट पेमेंट, हम इसमें जो टर्मिनेट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, बट इसमें हमें सारी इंस्टॉलमेंट जो है वो पे करनी ही पड़ेगी. इसमें डाउन पेमेंट जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इसमें मे और मे नॉट रिक्वायर द डाउन पेमेंट, तो इसमें ऑप्शनल हो जाती है.
इसमें पार्शियल कंट्रोल रहता है टिल द ओनरशिप, इसमें हमें ये पता कि हम ओनर बनेंगे, बट इसमें हम ओनर जो है वो बन जाते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। इसमें लीगल ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है आफ्टर द फुल पेमेंट हैज बीन मेड, और इसमें फुल ओनरशिप जो है वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है जब हम एग्रीमेंट में एंटर करे हैं। देन इट सूट्स द बायर हु वांट्स द पोजेशन विद डिलेड ओनरशिप, इसमें ओनरशिप जो है वो हमारी डिले हो जाती है, इसमें जो ओनरशिप जो है हमारी इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज, लीज फाइनेंसिंग एंड द सेल। अब हायर परचेज में क्या होता है, ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर होती है आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट हैज बीन पेड। लीज फाइनेंसिंग में इट रिमेन्स विद द लेसर ओनली, और सेल में क्या होता है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है। डेप्रिसिएशन जो है इसमें हायरर ओनली आफ्टर ओनरशिप जब ट्रांसफर हो जाती है तभी वो क्लेम कर सकता है। इसमें डेप्रिसिएशन लीज फाइनेंसिंग में कौन क्लेम कर सकता है, दैट इज द लेसर, और इसमें बायर क्लेम कर सकता है डेप्रिसिएशन। उसके बाद एसेट रिकॉर्डिंग में क्या है, इन हायरर्स बुक्स आफ्टर द ओनरशिप जब ट्रांसफर हो गई तभी हम उसको एसेट जो है अपना मानेंगे। इट इज यूजुअली ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसमें बैलेंस शीट में हम नहीं कंसिडर करते हैं एसेट को। इन बायर्स में इसमें क्या होता है सेल में कि बायर जो है इमीडिएटली वो अपने बैलेंस शीट में उसको एज एन एसेट जो है वो शो कर सकता है आफ्टर द डिलीवरी ओनली। इसमें डाउन पेमेंट जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एक लो अपफ्रंट कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है, और इसमें फुल और क्रेडिट पेमेंट की जाती है। गुड्स रिटर्न जो है इसमें हम रिटर्न नहीं करते अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ डिफॉल्ट। इसमें क्या है कि हम रिटर्न कर देते जब हमारा लीज पीरियड जो है वो एक्सपायर हो जाता है, और इसमें है कोई भी रिटर्न हम नहीं करते। अब मेंटेनेंस कौन करता है, मेंटेनेंस में आता है कि हायरर विल बी रिस्पॉन्सिबल इसके केस में, इवन दो ओनरशिप जो हमारी ट्रांसफर नहीं हुई है, बट स्टिल बायर विल बेयर ऑल द मेंटेनेंस, उसी को सारे रिपेयर्स कराने पड़ेंगे। इसमें क्या है कि लेसर को कराने पड़ते हैं इन द ऑपरेटिंग लीज। फाइनेंसिंग लीज में लेसी करवाता है, बट ऑपरेटिंग लीज में मेंटेनेंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज द लेसर। इसमें हमारा बायर रिस्पॉन्सिबल होता है। इन केस ऑफ द सेल डेफिनेटली हम इसमें ओनर जो है वो इमीडिएटली बन जाते हैं, तो सारी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस भी हम खुद ही करवाएंगे। अब कंट्रोल जो है इसमें लिमिटेड रहता है अनटिल एंड अनलेस ओनरशिप जो हमारी ट्रांसफर नहीं हो जाती है। इसमें हमारे पास लीज फाइनेंसिंग में कंट्रोल यूसेज राइट्स पे डिपेंड करता है, और फुल कंट्रोल मिल जाता है इन केस ऑफ द सेल। नाउ आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है ऑन द हायर परचेज बिजनेस फॉर एनबीएफसी। अब एनबीएफसी से रिलेटेड क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, दैट इज रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है विद द आरबीआई। मिनिमम नेट ओन फंड्स हमें कितने चाहिए ऑफ द 2 करोड़, ठीक है। एनबीएफसी मस्ट मेंटेन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो व्हिच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। देन डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी कैसे रहता है, दैट इट हैज टू इंश्योर दैट ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर होना चाहिए ऑल द इंटरेस्ट रेट्स हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया, डिफॉल्ट पेनल्टीज कितनी रहेंगी, रिपोजिशन टर्म्स कैसी रहेंगी। देन इट ऑल्सो हैज टू फॉलो द आरबीआई की जो नॉर्म्स है विच इज रिलेटेड टू द एसेट क्लासिफिकेशन एंड द प्रोविजनिंग, ठीक है। देन रिस्क मैनेजमेंट कंप्लायंस कैसे रहेगा, it has to submit the periodic returns and audited financials to the RBI. उसको strict करनी पड़ेगी कि KYC compliance हो रही है. It has to set up a grievance redressal mechanism for the customer complaints. So here we mark our end to this chapter of the hire purchase. Thank you.